हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये जो पेपर है ये 2015 का पेपर है। ये पुराना पेपर है, काफ़ी पुराना है, 2015 का, 10 साल पुराना, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है घूम फिर के या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जून 1789 ईस्वी में फ्रांस में थर्ड एस्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया। इसमें पूछा है कि जून 1789 के अंतर्गत जो नेशनल असेंबली बनी थी उसका नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था। पूरी डेट आपको याद करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो है 20 जून 1789 के अंतर्गत जो है नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। और कहाँ पर गठन हुआ था? वर्साइलिस के टेनिस कोर्ट में। कहाँ पे? वर्साइलिस के टेनिस कोर्ट के अंतर्गत जो है नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको लीड किसने किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है तो इंसानों के द्वारा किया गया था। कौन कौन थे वे? वो एक था हमारा मिराबू। कौन था? मिराबू। और दूसरा था हमारा अबेसियस। कौन थे? अबेसियस। अबेसियस। देखो, जो मिराबू थे वो पूछ लेते कि कौन से एस्टेट से बिलोंग करते थे, तो ये नोबल एस्टेट से बिलोंग करते थे। कहाँ के थे? नोबल एस्टेट से, यानी कि कुलीन से। और अबेसियस जो थे कलर्जी एस्टेट से बिलोंग करते थे। यानी हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट के अंतर्गत वर्गीकृत थी। सबसे पहला था क्लर्जी, फिर थे नोबल, फिर था हमारा थर्ड एस्टेट जिसमें जो है कॉमन पीपल आते थे। ठीक है, तो ये नेशनल असेंबली का गठन क्यों हुआ था आप सबको पता ही होगा, क्योंकि फ्रांस जो है कर्जे के अंतर्गत जो है डूबता जा रहा था, इसलिए वहाँ के जो राजा थे, राजा कौन थे? एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो कौन से राजा थे? वो थे हमारे लुइस 16। ठीक है, तो इन्होंने जो है टैक्स को इंक्रीज़ करने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी वर्साइलिस प्लेस में। ठीक है, हर तीनों एस्टेट थी जो कि फ्रांस के अंतर्गत, हर एस्टेट से जो है 300 आए थे, फर्स्ट से भी सेकंड से भी। लेकिन जो थर्ड एस्टेट था वहाँ से 600 आए थे। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि हर एस्टेट की एक वोट होती थी, यानी कि टोटल 3 वोट गिरी। तो उसके अंतर्गत जो फर्स्ट एस्टेट है, यानी जो नोबल और क्लर्जी के लोग थे, वो दोनों मतलब आपस में बातचीत करके अपनी तरफ जो है वोट कर लेते थे। लेकिन इस बार जब मीटिंग हुई तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने बोला कि भाई हमें भी मतलब 1% 1 वोट का आप प्रावधान कीजिए कि 1% एक व्यक्ति की वोट गिनी जाए। तो इसमें जो है राजा ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। इसीलिए जो थर्ड एस्टेट के बंदे थे वो वहाँ से असेंबली को छोड़कर चले गए थे। फिर उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया था टेनिस कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया इसका लीड किसने किया था। मिराबू जो कि नोबल एस्टेट से थे, दूसरे थे हमारे अबेसियस जो कि कलर्जी थे। एक अबेसियस की टेम्पलेट है जो उसने रिटर्न की थी, वो पूछा जाता है। एक मिनट, सॉरी गाइस। तो इनकी टेम्पलेट का क्या नाम था? व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट पैम्पलेट जो है अबेसियस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बातें। आपको सिर्फ याद रखना है कि डेट बिल्कुल याद रखनी है, 20 जून 1789 के अंतर्गत हमारी नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। तो इसके लीड किसने किया था? एक थे हमारे मिराबू और दूसरे थे अबेसियस, यानी इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस मेटल। इसमें पूछा है निम्न में से लौह धातु है। तो सबसे पहले हम मिनरल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे मेटेलिक मिनरल, ठीक है, एक हमारे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल के अंतर्गत फिर हम 3 कैटेगरी कर देते हैं। एक हमारा होता है फेरस मिनरल, ठीक है, एक हमारा होता है नॉन फेरस मिनरल, और एक हमारा होता है प्रीसियस मेटल होते हैं इसके अंतर्गत, प्रीसियस मेटल। ठीक है, फेरस मिनरल वो होते हैं जिनके अंतर्गत आयरन पाया जाता है। ठीक है,
नॉन फेरस मिनरल वो होते हैं जिनके अंतर्गत आयरन नहीं पाया जाता, और प्रीसियस तो नाम से ही है, जो प्रीसियस होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, ये हमारे प्रीसियस मेटल होते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि नॉन फेरस मेटल कौन सा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम्पल देकर ही फेरस और नॉन फेरस मेटल पूछे जाते हैं। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है, लीड कहाँ पर पाया जाता है, आयरन और कहाँ पर पाया जाता है। आप एक ये भी कर लेना स्टेट वाइज कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि फेरस और नॉन फेरस मेटल कौन कौन से होते हैं। देखो फेरस मेटल कौन कौन से होते हैं, आयरन और मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। कौन कौन से हुए, आयरन और मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। और नॉन फेरस मेटल कौन से हो गए, कॉपर, लीड, टिन और बॉक्साइट। कौन कौन से हो गए, कॉपर, लीड, टिन और बॉक्साइट। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं। फेरस के मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आयरन और मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। इसको आप फेरस को IMNC से भी याद कर सकते हो, जैसे आई से आयरन और मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आइए क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें बताना था कि नॉन फेरस मेटल कौन सा है। देखो मैग्नीज तो फेरस है, हमने याद किया था IMNC। ठीक है, मैग्नीज हमारा फेरस मेटल है, कोबाल्ट भी हमारा फेरस मेटल है, स्टील भी हमारा फेरस मेटल है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लीड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा नॉन फेरस मेटल है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय मैदानों को कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है। देखो ये हमारा बे ऑफ बंगाल होता है इस साइड, यानी कि ईस्टर्न साइड। इसमें पूछा है कि जो ये हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जो कि समुद्र से लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे तटीय क्षेत्र है जो भी मैंने बनाया है मैप नीचे वाले। ठीक है, इसके अंतर्गत पूछा है कि जो बे ऑफ बंगाल से लगते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, एक मिनट गाइस। तो देखो जो यहाँ पर होता है तमिलनाडु में, ये हमारा होता है कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा होता है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट होता है तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर होता है नॉर्थ सिरकार। क्या होता है, एक मिनट। फिर हमारा क्या होता है, नॉर्दर्न सिरकार। ठीक है, जिसे आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है, यानी ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर होता है उत्कल कोस्ट। कौन सा होता है, उत्कल कोस्ट, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है। ठीक है, ये हमारे कोस्टल प्लेन होते हैं बे ऑफ बंगाल की साइड। तो इसके अंतर्गत हमारा आंसर क्या होगा, कहाँ पर है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा, यानी कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सिरकार। आपको ये स्टेट भी याद रखनी है, कौन सी स्टेट के अंतर्गत होता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। अब हम ईस्टर्न साइड के भी कर लेते हैं, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है कच्छ। ठीक है, नीचे वाला होता है काठीवार। नीचे वाला कौन सा होता है, काठीवार। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे हमारी कौन सा कोस्ट होता है, कोंकण कोस्ट। कौन सा होता है, कोंकण कोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे कर्नाटका के अंतर्गत हमारा कौन सा होता है, कन्नड़। कौन सा होता है, कन्नड़ कोस्ट। फिर सबसे नीचे होता है मालाबार कोस्ट। कौन सा होता है, मालाबार कोस्ट, जो कहाँ पर है, केरला के अंतर्गत है। ठीक है, तो आपको स्टेट भी याद रखनी है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करा देती हूँ, कच्छ और काठीवर है गुजरात के अंतर्गत, कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र के अंतर्गत, कन्नड़ है कर्नाटका के अंतर्गत, और मालाबार कोस्ट है हमारा केरला के अंतर्गत। यहाँ पर अब हम ईस्टर्न साइड जाएंगे, कोरोमंडल है तमिलनाडु के अंतर्गत, नॉर्दर्न सिरकार है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, और उत्कल है उड़ीसा के अंतर्गत। आप ये सब याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है हमारा, बिरसा मुंडा वॉज द रेजिडेंट ऑफ। तो बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे, छोटा नागपुर। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ हुई, यानी कि फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वो स्टार्टेड
स्टार्टेड इन इंडिया, तो कब इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी? सबसे पहले की गई थी सूरत के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक हो जाएगा। अगर पूछे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 के अंतर्गत हुई थी, क्योंकि जो हमारी क्वीन थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक चार्टर जारी किया था कि 15 ईयर तक सिर्फ ब्रिटिश की जो है मोनोपोली रहेगी व्यापार के अंतर्गत। ठीक है, फिर 1609 के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से सबसे पहले जो है कौन से कैप्टन जो है भारत आए थे, तो वो हमारे आए थे कैप्टन हॉकिंस। कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस जो है भारत आए थे। और किसके दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। तो जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस आए थे तो उन्होंने सूरत में व्यापार करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन जहांगीर ने इन्हें मना कर दिया था, इजाज़त नहीं दी थी। तो उस वक्त जो है मतलब कि इन्होंने इंग्लिश ने यानी कि ब्रिटेन ने जो है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, यानी कि साउथ में सबसे पहले मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश की थी। और अगर पूछे कि परमानेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश कब की थी, तो वो सूरत के अंतर्गत की थी। और कब की थी? 1612 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? इसके अंतर्गत पूछा कि कौन सी कैटेगरी नेशनल पार्टी के अंतर्गत नहीं आती है। सबसे पहले नेशनल पार्टी क्या होती है? जो कि सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन लड़ती है। ठीक है, तो टोटल जो है हमारी 6 नेशनल पार्टी है। कौन कौन सी है? सबसे पहले हो गई बीजेपी। कौन कौन सी है? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। आम आदमी पार्टी हो गई। बहुजन समाज पार्टी। और कौन सी हमारी? बहुजन समाज पार्टी। एक हमारी होगी नेशनल पीपल्स पार्टी। कौन सी होगी? नेशनल पीपल्स पार्टी। और लास्ट है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये हमारी 6 पार्टी है जो नेशनल पार्टी है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको 6 की 6 याद करनी है। कई बार इनके सिंबल भी पूछे जाते हैं। मोस्टली बहुजन समाज पार्टी का सिंबल पूछा जाता है, जिसका सिंबल क्या है? हाथी। आम आदमी पार्टी का क्या है? झाड़ू। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है? हाथ। बीजेपी के का क्या है? कमल। और जो नेशनल पीपल पार्टी है उसका क्या सिंबल? बुक है एक। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? एक हैमर है। ठीक है, हैमर सिक्कल। तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें हमें पूछा कि कौन सी नेशनल पार्टी नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला शिवसेना, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। शिवसेना कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा नहीं था? इसमें हमें बताना है कि जो हिटलर ने नाजी प्रोग्राम अनाउंस किया था उसके अंतर्गत कौन सी स्टेटमेंट नहीं थी। सबसे पहले देखते हैं, टू हैव द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस अमेंडेड, वर्साई की संधि को संशोधित किया था। बिल्कुल। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्साई की संधि कब हुई थी। क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये 1919 के अंतर्गत हुई थी। क्यों हुई थी ये? जब हमारा पहला यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके अंतर्गत जो जर्मनी हार गया था और सारा आरोप जो है जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया था। तो ये हमारी वर्साई की संधि थी। नेक्स्ट हमारा, टू रिकवर द लॉस्ट जर्मन टेरिटरीज, बिल्कुल जर्मनी द्वारा जो खोए गए प्रदेश थे उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया था हिटलर ने। यानी कि जब वर्साई की संधि हुई थी तो उसके बाद जो है हिटलर का उदय हुआ था। यानी हिटलर जो है मसीहा बनकर आया था कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। मतलब ये भाषण देने में बहुत ही शक्तिशाली था। नेक्स्ट हमारा, टू रीस्टोर द ओल्ड जर्मन ग्लोरी, जर्मन के प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना। बिल्कुल ठीक है। टू इनेबल द जर्मन वुमेन इक्वल टू मैन, ये बिल्कुल गलत है। जर्मन स्त्रियों को जो है पुरुषों के समक्ष बनाना, ये बात नहीं की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक हो जाएगा। द इंडियन मानसून इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज, इसमें पूछा गया है कि जो इंडियन मानसून है, भारत का मानसून है, उसे साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। मानसून विंड रन थ्रू नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून है वो क्या होता है,
तो इंडिया में जो मानसून आता है वो साउथ वेस्ट मानसून आता है, यानी कि जो विंड होते हैं वो यहाँ से साउथ वेस्ट से चलती है और नॉर्थ ईस्ट तक चलती है। और ये जो आता है ये कौन से महीने के अंतर्गत आता है, हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है वो जून से सितंबर के अंतर्गत आता है। ठीक है। और अगर पूछे कि साउथ वेस्ट मानसून में सबसे पहले जो है कौन सी स्टेट के अंतर्गत मानसून आता है, तो वो हम बताएंगे कि केरला के अंतर्गत जो है मानसून सबसे पहले आता है। कब आता है ये? 1 जून को आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1 जून पर जो है साउथ वेस्ट मानसून आ जाता है। और ये जो विंड है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है। आपको याद रखना है जून से सितंबर के बीच में जो है साउथ वेस्ट मानसून आता है। और सबसे पहले जो स्टेट में आता है उसका नाम है केरला, जहाँ पर 1 जून को आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मॉनसून विंड रन थ्रू साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि जो हमारी मॉनसून विंड होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to plate tectonic theory, the formation of Himalaya mountain took place from the compression of the material of which sea। इसमें पूछा है कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वती का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ था। तो कौन सा सागर था जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में आया था, तो वो हमारा था टेथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री वेयर बुद्धिज़्म वॉज नॉट प्रोपोगेटेड। वह देश जहाँ बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। तो जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था श्रीलंका और थाईलैंड के अंतर्गत और इंडोनेशिया में। ग्रीस के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which session of the Indian National Congress decision was taken for the non-cooperation movement। यानी कि असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने चलाई थी? गांधी जी ने चलाई थी, आप सबको पता ही होगा। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कोऑपरेशन क्या होता है? किसी के साथ सहयोग करना। तो इसके सामने नॉन लगा हुआ था, ये नॉन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे भारतीय। तो ये हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। और इसका जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर सेशन के अंतर्गत हुआ था। ये जो सेशन हुआ था वो दिसंबर 1920 के अंतर्गत हुआ था। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारी कब तक चली थी? 1922 के अंतर्गत, जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था। मैंने कल भी बताया आपको, 1922 में जब हमारा चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर जो है जब मूवमेंट कर रहे थे तो इन्होंने जो है पुलिस थाने और उन पर आग वगैरह लगा दी थी, इसलिए ये बंद हो गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1938। इसमें पूछा है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित की थी। तो किसके द्वारा स्थापित की थी? ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित की थी। और B.R. अम्बेडकर जो है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे हमारे। अगर पूछे कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो हमारा आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। ठीक है। और अगर पूछे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो वो भी हमारे कौन थे? B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेक्निक अडोप्टेड बाय प्रेशर ग्रुप्स आर। यानी दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन। सबसे पहले हम जानेंगे कि दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप होते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं ये गवर्नमेंट और लोगों के बीच संपर्क का काम करते हैं। ये सरकार पर दबाव डालते हैं कोई भी पॉलिसी में बदलाव लाने का प्रयास करने के लिए। ठीक है। इसके अंतर्गत जो है 3 टेक्निक फॉलो की जाती है। कौन कौन सी हमारी 3 टेक्निक? सबसे पहली है प्रोपोगेंडा, फिर है लॉबिंग, और जो हमारी थर्ड टेक्निक है वो है हमारी इलेक्शनरिंग। क्या है? इलेक्शनरिंग। ठीक है। अब प्रोपेगेंडा के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जो ये प्रेशर ग्रुप वाले पर्सन होते हैं ये एडवर्टाइज करते हैं, कैंपेन करते हैं, डिस्कस करते हैं रेडियो टेलीविज़न पर, ताकि लोगों के पास ये बातें पहुंच सके और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ठीक है। लॉबिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है? लॉबिंग के अंतर्गत ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि पॉलिसी मेकर होते हैं, लेजिस्लेचर्स को, हमारी गवर्नमेंट डिपेंड को
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो इलेक्शनरिंग है इसके अंतर्गत क्या होता है, इलेक्शन ये जो है इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो इनका फेवरेट कैंडिडेट होता है उसको जिताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे इसके अंतर्गत कौन कौन सी टेक्निक हो गई, प्रोपेगेंडा और लॉबिंग, यानी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड हमारा ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड थ्रू ए मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, यानी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें देखना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। कैनल इरिगेशन, बिल्कुल। फ्लड कंट्रोल भी इसके अंतर्गत आता है। वाटर स्पोर्ट डेवलपमेंट भी इसके अंतर्गत आता है। पोर्टेबल वाटर सप्लाई भी, यानी कि ये सारे ऑप्शन हमारे ठीक है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ABCDE, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, Villan Vagai was the kind of land referred in the Chola inscription it denotes, यानी Villan Vagai, ये जो Villan Vagai है ये एक तरह का मान लो कि टैक्स वगैरह था चोला पीरियड के अंतर्गत। तो बताना है कि ये किससे रिलेटेड था। तो ये जो विलन वगाई था इसके अंतर्गत जो है जो लैंड होती थी वो नॉन ब्राह्मण लोगों की होती थी। ठीक है, तो विलन वगाई क्या होता है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए नहीं होती थी, नॉन ब्राह्मण के लिए होती थी, यानी कि लैंड ऑफ द फार्मर अदर देन ब्राह्मण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि को विलन वगाई कहते थे। तो इसके अंतर्गत चोला पीरियड के अंतर्गत और भी बहुत सारी टर्म थी जो कि पूछी जाती हैं। वेलन वगाई आपको पता चल गई। दूसरी हमारी होती है ब्रह्मदेया। क्या होती है, ब्रह्मदेया, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे ब्रह्मा दिया। ये जो ब्रह्मा दिया थी इसके अंतर्गत क्या होती थी, लैंड जो है गिफ्ट की जाती थी ब्राह्मणों के लिए। ब्रह्म से आप ब्राह्मण याद रखोगे कि लैंड गिफ्ट की जाती थी ब्राह्मण के लिए। नेक्स्ट था हमारा शाला भोगा। क्या था, शाला भोगा, ये क्या होता था, ये स्कूल के लिए जो लैंड दी जाती थी उसे शाला भोगा बोलते थे। ठीक है, फिर हमारी होती थी देवादना। देवादना, ये देवादना जो होती थी इसके अंतर्गत जो लैंड होती थी वो टेम्पल की होती थी। ठीक है, ये तीनों टर्म आप याद रखोगे। एक और है जो चोला एम्पायर के अंतर्गत टैक्स होता था जो पूछा जाता था, आप सबने नाम भी सुना होगा, वेट्टी टैक्स। ठीक है, वेट्टी टैक्स जो है चोला एम्पायर के अंतर्गत लिया जाता था। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था, फोर्स्ड लेबर, यानी ज़बरदस्ती जो है श्रम यानी ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। ठीक है, और दूसरा एक था वेट्टी और एक था हमारा कदमाई। क्या था, कदमाई, इसमें जो है लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड बातें थी, यानी भू राजस्व से। तो ये सबको आपको याद रखना है। तो दोबारा मैं एक बार रिपीट कराती हूँ। वेलन वगाई था जो कि नॉन ब्राह्मण लोग थे उनके लिए जो लैंड थी, यानी कि गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि। ब्रह्मोदया क्या थी, ब्रह्मदया क्या थी, जो लैंड गिफ्ट की जाती थी ब्राह्मण के लिए। शाल भोगा क्या थी, जो स्कूल के लिए लैंड दी जाती थी। देवादना क्या थी, जो टेम्पल के लिए लैंड थी। ठीक है, और टैक्स कौन कौन सा था, एक था वेटी टैक्स जिसके अंतर्गत जबरन श्रम करवाया जाता था लोगों से, और एक था हमारा कदमाई जो भू राजस्व से रिलेटेड था, यानी कि लैंड रेवेन्यू से। तो यह सब आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइडल फॉरेस्ट, निम्न में से कौन सा जवारीय वन है। आप सबको पता ही होगा जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वे हमारे टाइडल फॉरेस्ट होते हैं। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो जो है मोस्टली जो है कोस्टल एरिया के आसपास पाए जाते हैं जहाँ पर डेल्टा निर्माण करते हैं, जैसे कृष्णा रिवर हो गई, नर्मदा कृष्णा गोदावरी कावेरी रिवर के डेल्टा के अंतर्गत पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है वो है हमारा सुंदरबन डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि मतलब इसमें जो है साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज़ पाई जाती है। कभी भी पूछे कि कौन से फॉरेस्ट के अंतर्गत जो है, लिख देती हूँ मैं, साल्ट
टॉलरेंट स्पीसीज पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे नमक सहनशील प्रजाति। ठीक है, तो आपको याद, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर इज, हमें बताना है कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री क्या है। हेड ऑफ स्टेट तो नहीं है, हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन होता है, गवर्नर। हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ जी, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर के हेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये जो बातें हैं ये आर्टिकल 74 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक हमारी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसके हेड जो है पीएम रहेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम की सलाह के अनुसार जो है प्रेसिडेंट काम करेगा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, तो वो हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन द इंडिगो रिवोल्ट टुक प्लेस इन बंगाल। तो बंगाल के अंतर्गत नील विद्रोह कब हुआ था, ये हमारा हुआ था मार्च 1859 के अंतर्गत। कब हुआ था, मार्च 1859 के अंतर्गत। देखो एचटेट बिल्कुल ऐसे ना क्वेश्चन में 1857 दे दिया, बिल्कुल ऐसे आसपास देता है, तो आप कोई ना कोई ट्रिक बनाकर कर लेना। जैसे इंडिगो आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, यानी लास्ट में 9 होगा। 1859 के अंतर्गत जो है हमारा जो है इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ, यानी शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया था। तो कौन सी बैटल के अंतर्गत किया था शेरशाह ने हुमायूं को, तो ये जो हमारी बैटल हुई थी बैटल ऑफ चौसा के अंतर्गत जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। तो बैटल ऑफ चंदेरी किसके बीच में हुई थी, बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी हमारे बाबर और मैदानी राय के बीच में। और गोलकुंडा किसके बीच में हुई थी, औरंगजेब और कुतुब शाही डेंसिटी के बीच में। और बैटल ऑफ दोहरिया किसके बीच में हुई थी, मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच में। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, मोस्टली जो है चंदेरी पूछा जाता है, चौसा पूछा जाता है, गोलकुंडा और दोहरिया अब तक नहीं पूछा जा गया है। तो बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुई, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। चंदेरी किसके बीच में हुई थी, बाबर और मैदानी राय के बीच में। गोलकुंडा किसके बीच में हुई थी, औरंगजेब और कुतुब शाही डेंसिटी के बीच में। और दोहरिया किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द एम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है, हमें ये देखना है। तो कौन सा है, कौन सा नहीं है, अपनी विचारधारा का प्रचार करना, टू प्रोपोगेट ऑन आइडियोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। जो सी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का आध्यात्मिक विकास करना। तो ये जो है पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य या फिर एम नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दून वैली ऑफ हिमालय आर सिचुएटेड बिटवीन, हिमालय की दून घाटियाँ कहाँ किसके बीच में पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारी लेशर हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर पूछे कि सबसे बड़ी दून वैली कौन सी है, तो वो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वॉज, यानी ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई थी, तो कौन से थे, वो हमारे थे लॉर्ड हस्टिंग। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो पैरामाउंटेसी पॉलिसी क्या थी, इसके अंतर्गत क्या था कि इसके अनुसार कंपनी जो है दावा करती थी कि उसका अधिकार सर्वोपरि है, यानी सबसे बड़ा सर्वोच्च है और उसकी शक्ति राज्यों से अधिक है। तो ये हमारी पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंगस्ट द नेबरिंग कंट्री विच कंट्री आर हैविंग लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री रिस्पेक्टिवली इन इंडिया, हमें बताना है कि जो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है यानी पड़ोसी देश है उसकी सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ कौन किसकी टच होती है और सबसे छोटी बाउंड्री। तो आप सबको पता होना चाहिए ये हमारी सबसे बड़ी होती है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी होती है अफ़गानिस्तान के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो ये हमारी बॉम्बे के अंतर्गत हुई थी 1854 के अंतर्गत। आपको याद रखना है फर्स्ट कॉटन मिल जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी वो बॉम्बे के अंतर्गत हुई थी 1854 के अंदर। नेक्स्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंसस इन विच डिकेड द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया वॉज रिकॉर्डेड हाईएस्ट। इसमें पूछा है कि भारतीय जनगणना इतिहास में कौन से दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि अधिकतम थी। इसमें बताना है कि ये 10 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। इसमें बताना है कि किसके अंदर जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो कौन सा ईयर था? वो हमारा था 1951 से 1961, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस जो टाइम पीरियड है इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा BCE इज़ यूज्ड विद द डेट्स इन हिस्ट्री इट मीन्स। ये जो BCE हम जो इतिहास में यूज़ करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आप सबको पता ही होगी। इसकी फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। तो इसमें 2-3 टर्म और यूज़ होती है। एक हमारी होती है AD। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। एक हमारी होती है BC जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट आपको ये दोनों भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान रूलर हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1191 वॉज। यानी कि चौहान शासक जिसने मोहम्मद गौरी को 1191 में पराजित किया था तो किसके साथ? तो आप सबको पता होगा जो 1191 के अंतर्गत जो है हमारी बैटल ऑफ तराइन हुई थी। क्या हुई थी? बैटल ऑफ तराइन, जिसके अंतर्गत जो है पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। तो इसके अंतर्गत जो है पहली बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। जो दूसरा हमारा बैटल ऑफ तराइन हुआ था वो 1192 के अंतर्गत हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे। आपको ये भी याद रखना है। तो ये किसके साथ हुई थी? बैटल ऑफ तराइन 1191 वाले पृथ्वीराज तृतीय के साथ। नेक्स्ट है एल नीनो इज़े। तो एल नीनो क्या है? एल नीनो एक हमारा वार्म करंट है जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए वार्म करंट ऑफ साउथ पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट ऑप्शन है हु वॉज द एडिटर ऑफ वीकली मैगजीन बंगाल गैजेट स्टार्टेड इन 1780 AD। यानी 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गैजेट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? ये थे हमारे जेम्स ऑगस्टस हिक्के। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो है हिक्की के द्वारा ही हमारा फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो है प्रकाशित किया गया था। फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों के अनुसार कौन सी वर्ष में भारतीय जनसंख्या स्थायी जनसंख्या का स्तर प्राप्त कर लेगी? तो किस टाइम जो है पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो जाएगी? तो कब तक हो जाएगी? ये कब तक दिया है? तो ये हमारा 2045 तक का टारगेट दिया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये आप सबको पता ही होगा। ये हमारा आर्टिकल 370 था जो अब रद्द कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है अगस्त 2019 के अंतर्गत जो है हमारा ये रद्द कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये और कौन से अमेंडमेंट से किया गया था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप प्लीज़ गूगल कर लेना, ठीक है। एक हमारा आर्टिकल होता है आर्टिकल 368। ये 368 किस चीज़ के लिए? ये हमारे जो भी संविधान में संशोधन हो सकते हैं उससे रिलेटेड है। यानी आर्टिकल 368 किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको याद रखना क्योंकि 368 भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इज क्यूज्ड बाय। मुद्रास्फीति होती है, क्या होती है? इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। तो ये क्या होगा? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट नहीं, ये होगा इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब भी मुद्रा निर्गमन में वृद्धि होगी तो हमारा इन्फ्लेशन होगा।
और कभी भी डिक्रीज इन मनी सप्लाई होगा तो वो हमारा क्या होगा, डिफ्लेशन यानी कि मंदी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज अ, यानी भारत का संविधान भारत को किस रूप में अंकित करता है, तो किस रूप में अंकित करता है, यूनियन ऑफ स्टेट, हमारी फर्स्ट ही लाइन है। नेक्स्ट है, इन विच जनरल इलेक्शन डिड द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें पूछा कि कांग्रेस के कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था, मतलब कांग्रेस ने पहली बार जो है पार्लियामेंट के अंतर्गत अपनी मेजोरिटी खो दी थी, तो वो कौन सा इलेक्शन था, वो इलेक्शन था हमारा 1977 का जनरल इलेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चेक क्यू कैन बी इशूड अगेंस्ट, यानी चेक जारी किया जा सकता, कब जारी किया सकता चेक, चेक जब भी जारी कर, चेक हम कब करते हैं, जब हमारे बैंक अकाउंट में हम जितना बैलेंस होता है उसी उतना ही हम चेक जारी कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन कब हुआ था, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 के अंतर्गत हुआ था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रस्ताव किसने पारित किया था, ये जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 के अंतर्गत, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रस्ताव रखा था। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 के अंतर्गत। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, हमारे सचिदानंद सिन्हा, और परमानेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट विच इज़ लीगल बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें बताना है कि वो अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, यानी कि लीगल तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो वो हमारा कौन सा है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, बिल्कुल ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा एक लीगल राइट है, ये हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A। और कौन से पार्ट के अंतर्गत है, पार्ट 12 के अंतर्गत है, ठीक है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत हुआ था, ये था हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच सॉइल इज हैविंग वेरी हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी मृदा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो किसके अंतर्गत होती है, ब्लैक सॉइल के अंतर्गत जो है नमी सहन करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। और ब्लैक सॉइल को रैगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, रैगर सॉइल, और कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये कॉटन सॉइल के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें इसमें से बताना है कि कौन सी रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, यानी नवीनीकरण संसाधन नहीं है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी जो कि भूतापीय ऊर्जा होती है, बिल्कुल हमारी रिन्यूएबल रिसोर्स है। टाइडल भी, हाइड्रो, जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल है ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सरकार का रेवेन्यू व्यय कौन सा है, इसमें से हमें बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है गवर्नमेंट का। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसमें सरकार जो है असेट क्रिएट नहीं करती, यानी कुछ भी असेट क्या होते हैं, कोई भी सरकार की संपत्ति जिससे वो प्रॉफिट ना कमा पाए, ठीक है, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी जिससे भी सरकार अपनी असेट क्रिएट ना कर पाए। तो देखो सबसे पहले पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें ब्याज का भुगतान करना है तो उससे हमारी कोई भी असेट या फिर इसके ऊपर हम कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जो हमें ब्याज है वो देना है, वो तो देना ही है। देखो परचेज ऑफ बिल्डिंग, अगर हम कोई भी बिल्डिंग परचेज कर लेंगे तो वो मतलब भवन खरीद लेंगे कोई भी, तो उसके अंतर्गत जो है हम रेंट पर देकर उससे कमाई कर सकते हैं, यानी कि इससे हमें एसेट प्रॉफिट हो सकता है। परचेज ऑफ मशीन, बिल्कुल मशीन को खरीद कर उससे जो है
कोई भी प्रोडक्शन करवाएंगे तो उससे भी हमारा एसेट क्रिएशन होगा। लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम राज्य सरकार को लोन देंगे तो वो भी तो बदले में इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे, तो इससे भी हमारा एसेट क्रिएट होगा। तो इसके अंतर्गत पूछा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसमें सरकार जो है एसेट क्रिएट नहीं कर पाती। एसेट के ऊपर हमेशा हमारा प्रॉफिट होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रिसेंट ईयर द जीडीपी इन इंडिया फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर इज रिसीव्ड इन द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमें बताना है कि जो जीडीपी हमें मतलब अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होती है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन से सेक्टर से होती है, हमारी टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत, यानी फर्स्ट और सेकंड तो हमारा कट हो जाएगा। और सबसे कम किसके अंतर्गत होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ। बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट जो है इसके अंतर्गत हम अनुमान लगाते हैं कि कितनी हमारी आय होगी और कितना हमारा खर्चा होगा, यानी कितनी इनकम होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा। यानी ये एक एक्सपेक्टेड होती है कि एक साल के अंतर्गत हमारी इतनी इनकम होगी और इतना एक्सपेंडिचर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। निम्न में से कौन सा HDI का घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है HDI का घटक, तो ह्यूमन जो HDI की रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पारित की जाती है, वो की जाती है UNDP के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। जो HDI की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, महबूब उल हुक के द्वारा। HDI की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, याद रख करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। एक मिनट गाइस, किसके द्वारा की गई थी, महबूब उल हक के द्वारा जो है HDI की स्थापना हुई थी 1990 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो है 3 मेजर काम किए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक एजुकेशन, एक स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सॉरी गाइस। HDI के अंदर जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन की कोई भी बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है, हु वॉज द मेन इंडियन थिंकर ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन थे, तो वो कौन थे, हमारे पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन हैव। इसके अंतर्गत पूछा कि विधानसभा के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा सीट कितनी हो सकती है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो वो कितनी हो सकती है, हमारी 500, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल इनकम इन इंडिया इज़ एस्टिमेटेड बाय। जो नेशनल इनकम है वो किसके द्वारा जो है एस्टिमेट की जाती है, तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है नेशनल इनकम का अनुमान लगाया जाता है। और सबसे पहले नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की थी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 वॉज डिक्लेयर्ड इन। तो एजेंडा 21 की घोषणा किस में हुई थी, तो ये हमारा जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंतर्गत, रियो दी, जिसे क्या बोलते हैं, रियो दी जनेरियो समिट, जो कि ब्राज़ील के अंतर्गत हुई थी, उसके अंतर्गत जो है एजेंडा 21 डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशो रिस्पेक्टिवली इन इंडिया। हमें बताना है कि 2011 के सेंसस के अनुसार हमें डेंसिटी बतानी है और दूसरी सेक्स रेशो बतानी है। तो डेंसिटी हमारी कितनी थी, 382, और सेक्स रेशो कितनी थी, 943। सेक्स रेशो क्या होती है, 1000 मेल्स पर फीमेल की कितनी संख्या है, और डेंसिटी क्या होती है, यानी कि एक एरिया के अंतर्गत 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड। तो 1/3 मेंबर राज्यसभा से
कितने साल में रिटायर होते हैं, हर एक दूसरे साल के अंतर्गत जो है 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। और राज्यसभा की एज कितनी है, 30 साल। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो किसके द्वारा प्रभावित किया गया है, ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। और जो ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1909 था, इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, याद रखना, पूछा गया प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है फाइंड आउट ओड, इसमें हमें बताना है कि ओड कौन सा है। तो इसके अंतर्गत जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम्पल दिए गए। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक होता है जिसके अंतर्गत 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के होते हैं। तो हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक आरबीआई। तो कौन सा नहीं है, तो एसबीआई जो है हमारा फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक बना था। तो हमारा एचडीएफसी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, ये एक प्राइवेट बैंक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीसीज विच आर कन्फाइंड टू सम पर्टिकुलर एरिया यूजुअली आइसोलेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर आर नोन एज। इसके अंतर्गत पूछा है कि भूगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने, यानी कि जो एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रजाति पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि स्थानिक जातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज, यानी कि भारत में वित्त आयोग है। तो भारत में वित्त आयोग क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत 280 के द्वारा एस्टेब्लिश की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी आरबीआई द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता। तो बैंक रेट भी आरबीआई डिसाइड करता है, रेपो रेट भी, रिवर्स रेपो रेट भी। हमारा आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स रेट। ठीक है, ये आरबीआई डिसाइड नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बैंक रेट क्या होता है, जब आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को 1 साल से ज़्यादा के लिए बिना किसी कोलेट्रल के लिए। ठीक है, और रेपो रेट क्या होती है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंक को कम समय के लिए कुछ गिरवी रख कर उधारी देता है। ठीक है, जैसे रेपो रेट क्या हो गई, कम समय के लिए देता है और कुछ गिरवी रख कर। लेकिन बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट होती है बिना कुछ गिरवी रखे 1 साल से ज़्यादा के लिए जो है आरबीआई लोन देता है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है जिसके अंतर्गत आरबीआई जो है सभी बैंकों से मनी लेता है। ठीक है, मतलब मनी विड्रॉ करता है थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ कोलेट्रल रखकर, यानी कुछ गिरवी रखकर। मैं दोबारा बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट है। बैंक रेट क्या होती है, इसके अंतर्गत आरबीआई जो है लोन देता है बैंक को बिना किसी कुछ गिरवी रखे लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी मोर देन 1 ईयर के लिए। और रेपो रेट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंक को कम समय के लिए कुछ गिरवी रखकर उधारी देता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जिसके अंतर्गत आरबीआई जो है मनी को विड्रॉ कर लेता है बैंकों से थोड़े समय के लिए। ठीक है, कुछ कोलेट्रल रखकर। नेक्स्ट है, कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, कुछ भी गिरवी रखकर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर इन इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो 0 से 6 साल तक के बच्चे थे तो उनकी पॉपुलेशन क्या थी, तो उनकी पॉपुलेशन थी 16 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट विच कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है जो एमरजेंसी के अंतर्गत भी सस्पेंड नहीं होता। तो वो हमारे कौन कौन से थे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो आइए देखते हैं। तो वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है एमरजेंसी के अंतर्गत भी सस्पेंड नहीं होते। और ये हमारा आर्टिकल कौन सा था, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन, यानी जो राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट लाया जाता है वो उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है कोई से भी हाउस से हो सकता है, या तो वो लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, इन एन इकोनॉमी द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ। इकोनॉमी के अंतर्गत जो सेक्टर को डिवाइड किया जाता है कि ये पब्लिक सेक्टर है या फिर ये प्राइवेट सेक्टर है, तो किस बेसिस पे किया जाता है, तो ये हमारा ओनरशिप के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप सबको पता ही होगा पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज़्यादा होता है, और प्राइवेट सेक्टर जिस होता है जो कि हमारे जो मतलब कि प्राइवेट जो कि निजी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें हमें बताना है कि आरबीआई के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता। इशू ऑफ नोट्स बिल्कुल ठीक है, नोट इशू किए जाते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट बिल्कुल बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन बिल्कुल ठीक है। लोन प्रोवाइड टू द पब्लिक को लोन प्रोवाइड नहीं करता है आरबीआई डायरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम वैन, कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नेशनल इनकम क्या होती है। रियल नेशनल इनकम होती है कि हमारे गुड और सर्विस के उत्पादन में इंक्रीजमेंट होना, उनकी क्वांटिटी में इंक्रीज़ होना, वो हमारे रियल नेशनल इनकम हो गई। अगर हमारे गुड एंड सर्विसेज में की प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगी तो क्या होगी, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आप अपना डाउट फ्रीली पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर।